नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब ने आज ड्रेस बहुत अच्छी पहन रखी है और मेरे ख्याल से नया है। नहीं, नया तो क्या, कई साल पुराना है। अच्छा, मतलब ये चेंज है थोड़ा सा। हाँ, चूंकि अब देखिए यहीं से शुरुआत करता हूँ। मेरे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है कई बार। हाँ जी। आप देखेंगे आमतौर पे लोगों के पास कपड़े या तो ठंड के होते हैं या गर्मियों के होते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अब ऋतु परिवर्तन ऐसा हो रहा है कि आप एक ऐसा मौसम होता है 2-2 महीने का, जी। कि जब आपको ना तो वो गर्म कपड़े काम आते हैं ना ठंडे काम आते हैं। तो आपको एक खास किस्म की ड्रेस पहननी पड़ती है। जैसे अब ना तो गर्मी ज़्यादा है और ठंड भी पूरी तरह तो नहीं ये है। फिट है उसके तो लिए। ये गर्म कपड़े का ही बना हुआ है। जी 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 जी। तो ये मैं सलाह भी दूंगा कि अगर ऐसा मौसम हो तो इसमें आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। सफारी में पहले आधा पहनता हूँ, अब पूरा पहनने लगा हूँ। तो इसका प्रयोग है 4 महीने साल में इन कपड़ों तो का। कितने वेदों की संगत करने से ना कुछ फायदे होते हैं। दोस्तों, कई बार चेंज अच्छे के लिए भी होता है और कई बार चेंज कुछ छिपाने के लिए भी होता है। चेंज डॉक्टर साहब ने किया है और चेंज इसलिए किया है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हरियाणा विधानसभा में भी कुछ चेंज हुए हैं और ये चेंज बहुत ही खूबसूरती के साथ किए गए हैं और इसका अपना एक मीनिंग है। हरियाणा विधानसभा को अगर आप समझे, किसी भी विधानसभा को, तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो उसका किंग है, सबसे सुप्रीम पावर है और विधानसभा में बोले गए हर शब्द की जिम्मेदारी उनकी होती है। वो किसी शब्द को विधानसभा की कार्रवाई पर रख सकते हैं, उसके रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, ये उनका एक अधिकार है और इस अधिकार को भारत के संविधान ने इसकी ताकत दी है। लेकिन हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई से कुछ लाइनें हटाई गई हैं दोस्तों, और वो लाइनें मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि पता रहे हरियाणा में कि कुछ चल रहा है। और ये राम कुमार गौतम जब विधानसभा में संबोधन अपना कर रहे थे तो उनके जो शब्द हैं वो सदन की कार्रवाई से निकाले गए हैं और वो सदन, ये जो मैसेज है ये हरियाणा विधानसभा का ही मैसेज है। करीबन 8:30 बजे उन्होंने भेजा था पत्रकारों को। श्री रामकुमार गौतम विधायक द्वारा जाट भाइयों और उनसे संबंधित कहे गए शब्दों और सरकार की जीत न तो पोर्टल की है न परिवार पहचान पत्र की है, यह जीत नायब सैनी जी की है से संबंधित कहे गए शब्द सदन की कार्रवाई से निकलवाए गए हैं। अब सबसे जरूरी और समझने लायक बात यह है, विधानसभा के जितने कई रिटायर्ड अधिकारियों से, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष से और कई महत्वपूर्ण जानकारों से जब मैंने इस बारे में पता किया तो उनका ये कहना था कि नियम 120 और 21 अध्यक्ष को ये पावर देते हैं कि वो किसी भी शब्द को निकाल और रख सकते हैं। लेकिन मैं उनकी पावर को कोई चैलेंज नहीं दे रहा, उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन राम कुमार गौतम जी ने ऐसे ये जो शब्द कहे कि ये जीत न तो पोर्टल की है न परिवार पहचान पत्र की है, ये नायब सैनी जी की है, इन शब्दों को कार्रवाई से क्यों हटाना पड़ा, इसके पीछे क्या मजबूरी थी। और खुद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कहा कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं। तो क्या वो अब जिस सरकार को ओबीसी सीएम को लोग पसंद कर रहे हैं और एक ऐसा नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है कि ओबीसी सीएम हरियाणा को मिल गया है, तो वो ओबीसी सीएम इस बात से क्यों डर रहे हैं, क्या जरूरत इन शब्दों को हटाने की थी। इस पे आप भी अपनी बात रख सकते हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे और डॉक्टर साहब से इसकी चर्चा भी करेंगे। जी सर, ये बहुत ही तकनीकी विषय है कि विधानसभा अध्यक्ष शब्द किनको रखेंगे नहीं रखेंगे, ये उनकी पावर है। लेकिन ये जीत न तो पोर्टल की है, ये जीत न परिवार पहचान पत्र की है, ये जीत नायब सैनी जी की है। इन शब्दों पे मुख्यमंत्री जी को क्या ऐतराज है, उनको तो खुश होना चाहिए था। यही रामकुमार गौतम जी ने उनको कहा कि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, तो वो बोले मुझे तारीफ की जरूरत नहीं, मैं तो काम करने आया हूँ। ये इन शब्दों से ऐसा डर क्यों है ओबीसी सीएम को? देखिए, नेता जब भी कुछ बोलता है तो उसके राजनीतिक अर्थ होते ही हैं। अगर कोई कहे कि फेस वैल्यू पर आप नेता की बात मान लीजिए तो वो संभव नहीं है। और लोकतंत्र में किसी भी वक्तव्य पे चर्चा होनी ही चाहिए। जी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि सारी चीज़ सदन में हुआ है। सदन में आमतौर पे क्या होता है कि विपक्ष आपत्ति करता है या सत्ताधारी दल के लोग भी कई बार विपक्ष के नेता के
बयान पे इस तरह की आपत्ति करते हैं कि ये शब्द जो है वो शोभा नहीं देते, असंसदीय हैं, तो इनको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। आम तौर पे प्रैक्टिस यही रही है कि आपत्ति होने के बाद में वो शब्द हटा दिए जाते हैं, और कई बार आपत्ति होते हुए भी सदन का जो अध्यक्ष है वो उनको नहीं हटाता। लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता भविष्य उल्टा है मामला। अतीत में इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन मैं पहली बार अपनी दौर में इस चीज़ को सुन पा रहा हूँ कि कोई ऐसे शब्द हैं जिनको विधानसभा अध्यक्ष ने अपने आप ही हटाया, और आपत्ति मुख्यमंत्री ने की, और ऐसी चीज़ पे की जो आपत्तिजनक थी नहीं, और विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल उन चीज़ों को हटा भी दिया। अच्छा होता वो चाहे मजाक के मूड में कह देते कि रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर हरियाणा विधानसभा की रिकॉर्ड आप पढ़ेंगे जी, तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि पानी फलाना की इंद्री में चला गया और नौलथा खड़ा का खड़ा रह गया। मतलब ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं हटाए गए वहाँ से। देखिए विधानसभा का जो कार्रवाई है मैंने भी बहुत पढ़ी है, वो 60 और 70 के दशक में तो सारी सीमाएं पार हो जाती थी, और उस जबकि उस समय के जो नेता थे हमारे वो आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे। पंडित भगवदयाल शर्मा, चौधरी चांदराम, चौधरी देवीलाल, मतलब इस तरह की बातें वो कह देते थे, और कोई बुरा नहीं मानता था इन चीज़ों का, उसको सहज भाव से लेते थे। लेकिन अब चूँकि सारी चीज़ें बदली हैं, तो अब जो ये जो वक्तव्य आया है नया जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके मायने हमें तलाश करने होंगे। देखिए दो बात है, उन्होंने कहा राम कुमार गौतम जी ने कि ना तो ये पहचान पत्र की जीत है और ना ही ये पोर्टल की जीत है। इन दोनों चीज़ों से तो असल में हार होनी चाहिए, तो हार के कारण है, जीत के कारण नहीं है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं को मुद्दा बना रहा था। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो राम कुमार गौतम ने ये तो सही कहा कि जीत के पीछे ये चीज़ें नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे कौन है? इनके पीछे हैं यशस्वी मनोहर लाल खट्टर। वो अपने इनको ये मानते हैं कि मेरे सबसे प्रिय प्रोजेक्ट थे, और उनकी वजह से ही, इन चीज़ों की वजह से ही जीत में एक बड़ा आधार मिला जीत को। और दोबारा से जो नायब सिंह सैनी का जो जिक्र किया, उन्होंने श्रेय उनको दे दिया। तो एक तरह की विनम्रता की बात है कि भी मुख्यमंत्री कहे कि नहीं नहीं मैं तो इस लायक का हूँ, मैं तो कैसे कैसे कह सकता हूँ, है ना। और लेकिन यह विनम्रता से ज़्यादा है, कहीं भय है, खौफ है कि इतिहास में ये चीज़ दर्ज ना हो जाए कि एक सदस्य थे राम कुमार गौतम, उन्होंने कहा कि ये जीत मनोहर लाल खट्टर की नीतियों की जीत नहीं है। जो वो असल में कहना चाह रहे हैं, ये नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व की, उनके ओबीसी होने की, जो वो कहा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, की वजह से जीत हुई है। और नायब सिंह सैनी, सच्चाई ये है कि 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बावजूद भी अभी तक इतना साहस नहीं जुटा पाए कि इन चीज़ों को स्वीकार कर लें। और ये धर्मेंद्र जी, मजे की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने जम के तारीफ की थी नायब सिंह की, अमित शाह ने कई बार तारीफ की, लेकिन अपनी तारीफ सुनने का मादा वो नायब सिंह सैनी में हो नहीं रहा। क्यों? उनको तो इतनी क्लियर मेजोरिटी मिली है। हाँ, और उनके नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा ने ली हैं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। और उनका ओबीसी होना एक बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है, और एक वो सामान्य परिवार से आते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो केवल विनम्रता की वजह से ही ये श्रेय ना लेते तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन यह विनम्रता का चक्कर होने से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, खौफ और भय का एक माहौल है, और वो ये नहीं सिद्ध करना चाहते अपने गुरु को कि चेला कुछ कद ले रहा है या आकार उसका बढ़ रहा है। डर है अंदर, अभी भयभीत हैं कहीं ना कहीं पे। और वही हम जो शुरू में कहते थे कि देखिए उनके पास 2 ऑप्शन है कि वो चौधरी बंसीलाल बनते हैं या मास्टर हुकम सिंह या बनारसी दास गुप्ता बनते हैं। वो अपनी भूमिका उन्हें तय करनी है। ऐसा नहीं है कि इतने जितने टाइम वो रहे हैं, एक लोकप्रियता में तो उनकी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए वो उनके विरोधी भी बहुत हैं, बहुत लंबे समय बाद ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब आप ये देखिए 2-2.5 घंटे वो कंटिन्यू बोलते रहे। हाँ, देखिए 2-2.5 घंटे बोलना भी मुख्यमंत्री के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और वो जो उसमें मुख्यमंत्री क्या बोलता है वो मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी कंटेंट है। हाँ, जितना भी मैंने उनका देखा है उसमें वो उनका सारा मामला आरोप, आक्रमण और प्रत्यारोप की उनकी भाषा थी। अगर वो 2-2.5 घंटे का सदुपयोग हरियाणा के भविष्य को लेके करते, देखिए तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अगर गलत किया
और किया भी तो तो बैठे हैं विपक्ष में, उसको हटा दिया विपक्ष में। आप तीसरी बार आप सत्ता में आ रहे हैं, आप सदन में भी अभी तक वही सारी खिल्ली उठा रहे हैं, वही उस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये देखिए सदन जो है केवल कांग्रेस और भाजपा के क्रीड़ा स्थल नहीं है कि आप कुश्ती और दंगल करेंगे। आप ये बहुत गंभीर स्थान है जहाँ पे आप हरियाणा के भविष्य के विषय में आपको चिंता होनी चाहिए और पक्ष विपक्ष मिलकर दोनों बात करें। लेकिन आप देखेंगे कि बस आरोप प्रत्यारोप होंगे और एक दूसरे के झगड़े होंगे, कहीं कोई रामकुमार गौतम की हास्यास्पद टिप्पणियाँ होंगी और कहीं किसी मंत्री के बयान होंगे और सदन को आप ख़त्म कर देंगे। हम बार बार ये आग्रह, हम हमेशा ये हमारा रहा है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, यहाँ बजाय और कम करने की स्थिति हो रही है। चूँकि आप बहुत लंबे समय तक बैठेंगे तो उसमें बहुत सारा आपका एजेंडा होगा। अब क्या है, कोई भी सदन का सदस्य खड़ा होता है, अध्यक्ष की टिप्पणी होती है, नहीं आपका समय खत्म हो गया, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसकी जगह कोई बहुत गंभीर बात हो रही हो तो आपने देखा होगा एक परंपरा भी है कि बहुत से सदस्य जिनको बोलना होता है वो कहते जी नहीं आप हमारा समय इन्हें दे दीजिए। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। तो हमारी अपेक्षा ये है कि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक को हम पार कर रहे हैं, हरियाणा के सदन में ऐसे विद्वान लोग हों जो हरियाणा के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा करें। लेकिन उस चीज़ का सर्वत्र अभाव नजर आता है। बामुश्किल अब देखिए इस पूरे सदन में विपक्ष की तरफ से गीता भुक्कल थी, भारत भूषण बत्रा थे, अशोक अरोड़ा थे, रघुवीर कादियान जी थे। और लेकिन ये कहाँ उलझे रहे, केवल आरोप थे, उनके जवाब देने में उलझे रहे। दूसरी तरफ जो है जिनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी है बहुत अच्छी बातें करने की, रचनात्मक बात करने की, उनके जो लोग हैं वो 2-3 लोग वो केवल शोर मचाने में लगे रहे। नहीं, दिक्कत ये है हरियाणा विधानसभा में जो सत्ता पक्ष है, हाँ, उसके पास अनुभव की कमी है सर। जैसे संसदीय कार्य मंत्री हैं ढांडा साहब, वो बेचारे कोशिश तो करते हैं हर चीज में अपने मतलब बीच में टोकने की, रोकने की, पर एक्चुअली में ना तो वो प्रभावशाली वक्ता के रूप में नाम दर्ज करा पा रहे, ना उनको विषय पता होता है कि इस पे कहाँ पे चोट पहुँचाने। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, फिर उनकी खिल्ली उड़ती है वहाँ पे। एक बेदी जी थोड़ा ठीक ठाक वहाँ पे जो बीजेपी का मोर्चा संभालते, बाकी तो अब 2.5 घंटे मुख्यमंत्री को बोलने की नौबत क्यों आई? आप देखिए विधानसभा में आधा घंटे में ऐसी कौन सी बात थी जो मुख्यमंत्री नहीं कह सकते? देखिए हमारी बात ये है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना मायने रखती है, कितनी मानी खेज है, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, वो चीज़ मिसिंग है। आप केवल ऐसी हरकतें करते रहें, तेज तेज चिल्ला के बोलते रहें, चुटकुलेबाजी करें, इसका कोई अर्थ नहीं है। सदन में ठीक है जब आप बहुत गंभीर बातें करते बोझिल बातें करते करते परेशान हो जाए तो कई बार हंसी के चलते हैं। लोकसभा के तो सदन में बाकायदा आप देखेंगे पूरी एक वेबसाइट पे ये चुटकुले ही हैं कि किसने किस समय बात की है। लेकिन गंभीरता के बीच में तो इनकी जगह हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें करते हुए आप गंभीरता तलाश करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरियाणा आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है, ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि जहाँ से उसको एक नई दिशा में जाना है और तो चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है और उन चुनौतियों पे जो मंथन चिंतन होगा वो केवल विधानसभा में होगा। इसलिए मेरे कहने का आशय जैसा भी इन्होंने लिया, एक दिन का सत्र रखा कि जो नए सदस्य आ रहे हैं उनको हम ट्रेंड करेंगे। एक दिन पर्याप्त नहीं होता, कम से कम 40 लोग नए हैं। हाँ, 4-5 दिन का एक सत्र होता है, बड़ा हेक्टिक होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं उनको गाइड करना चाहिए था। सदन में एक विधायक की नई भूमिका है, आप क्षेत्र में तो आकर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असल में सदन में ही सारी चीज़ें उठती हैं जाके। तो एक विधायक को बहुत ही गंभीर काम मानते हुए इसको बड़ा अध्ययन करना चाहिए और अन्य प्रांतों से, अन्य विदेशी क्षेत्रों से तुलना करनी चाहिए। उनको आइडियाज़ बताने चाहिए कि कैसे हरियाणा आगे जा सकता है। वो सत्ताधारी दल माने ना माने अलग बात है, चूंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती हैं इतिहास में। और आपसे 100 साल बाद कोई देखेगा कि 2024 के सत्र में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने ये आवाज़ उठाई थी हरियाणा में कैसे ड्रग के प्रभाव को कम किया जाएगा, कैसे डोंकी वाली बात को खत्म ये तो अभी तक है ना, जाट, नॉन जाट, ओबीसी इससे ऊपर ही नहीं उठ पाए। हाँ, मैं कई बार देख रहा सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो बेचारे अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, इसके साथ साथ है ना लिस्ट पूरी गिना दी उन्होंने कि ये हमारे ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। अब 10 साल में अपनी कमियां दूर नहीं पाए। आप ये देखना कि अभी तो मुझे ये लग रहा है कि 2-3-4 साल तो ये खर्ची पर्ची पे चर्चा होती रहेगी। नहीं, कब तक किसी पे चर्चा 10 साल तो हो गए, निकल गए, 11वीं साल लग गई है। और जब अंतिम वर्ष आएगा चुनाव से पहले का, उसमें ये खर्ची पर्ची फिर से बहुत हावी हो जाएगी। अब महिपाल डांडा ने कहा कि कोई एक उदाहरण बताओ जो पैसे लिए हों,
मैं कहता हूं कि आप कोई एक पूरा- उदाहरण बता दो, आप सत्ता में है कि जिसने हुड्डा सरकार में पैसे दिए हो किसी कर्मचारी ने। आप ये देखिए सर कि थाने में, बाडड़ा में इनकी पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी के उमेद पातवास, वहाँ थाने में लाइन लग के किसान खाद ले रहे हैं, थानों में बट रही है खाद। विपक्ष ये कह रहा है कि खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, डीएपी की कमी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, स्टॉक है, फलाना है, दिगड़ा है। अभी तक पूरे सेशन में हरियाणा को ये एक्चुअली में पता चल पाया कि कमी है या नहीं है, और अगर है तो वो किस वजह से है। देखिए, मतलब कोई सार्थक चर्चा नहीं है। भारतीय सदनों की ये विशेषता है कि यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। चीज़ों को और आप जटिल बना देते हैं, संदेहास्पद बना देते हैं, और कोई चीज़ सामने उभर के आती नहीं है। अब देखिए, कैग की रिपोर्ट आई है, हाँ, कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, सरकार के ही लोग तैयार करते हैं उसको। उसमें ये आरोप लगा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज, कोई नेस्टर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो तो 300 कुछ पेज की रिपोर्ट मैंने आपको भेजी भी है। हाँ, उसमें क्या वो मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, उसका अधिकांश हिस्सा पढ़ने लायक नहीं होता, और ये सैम्पलिंग जस्ट समरी पढ़ते हैं। हाँ, वही पढ़ना होता है। उसमें ये लिखा है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जो कि गुजरात में भी ब्लैक लिस्टेड थी और हरियाणा ने भी उसको ब्लैक लिस्ट किया था, बावजूद इसके उस कंपनी से 1,52,00,000 रुपए की फोलिक एसिड की गोलियां, जो बहुत सस्ती सी होती हैं, वो ली गई, ताकि हमारी जो महिलाओं में उनको खून की कमी को रोका जा सके। अब इसको आप भ्रष्टाचार नहीं मान रहे। नहीं, ये नहीं है। सरकार की संस्था ये कह रही है कि भ्रष्टाचार है। गुजरात की किसी भी कंपनी का द्वारा खरीदा गया, बेचा हरियाणा गया ने भी सामान ब्लैक लिस्ट भ्रष्टाचार किया है। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह के सवाल उठने चाहिए, और अभी उस रिपोर्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर उसमें से कुछ चीज़ें निकलेंगी तो उन पर चर्चा करेंगे। पर मोटी मोटी ये बात है कि आप सरकारी खरीद फरोख्त में किन लोगों को अधिमान देते हो, वो चाहे गुजरात के हैं, कहीं चलो गुजरात के लोगों को भी अधिकार है कि वो करें, लेकिन आप जो ब्लैक लिस्टेड हैं और जो एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ हैं, आप उनको अगर वहाँ वितरण करोगे लोगों को स्वास्थ्य के लिए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? कैग की रिपोर्ट पे कोई खास चर्चा ही नहीं हुई एक्चुअली, खास तो छोड़ो, मतलब सुना ही नहीं कभी। उसमें और बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। एक्चुअल में उन्होंने पूरा ये दिखा रखा है मेरे पास हेल्थ वाली आई है, और बिल्कुल 200 से आसपास है, कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है, और अगर मरीजों को खाना दे रहे हैं तो उसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, इक्विपमेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, और रिक्रूटमेंट कितना है, एक किसी आदर्श डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में कितना स्टाफ होना चाहिए, वो तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन पर तो चर्चा होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि जी सुपर स्पेशलिस्ट तैयार ही नहीं हो रहे, तो आपके पास क्या योजना है भविष्य में? अब मुख्यमंत्री ने कहा कि डायलिसिस होगा फ्री, अब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, किडनी एक्सपर्ट चाहिए, उसमें भी जो डायलिसिस के मास्टर हैं वो चाहिए, तो आप उनके लिए क्या योजना बना रहे हो? मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए था कि हमने ये सुविधा दी है और उसके लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था, तो हमने अन्य प्रांतों से किस तरीके से इन सारी चीज़ों को करा है। डायलिसिस कोई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना नहीं है, ये बहुत जटिल प्रोसेस है और बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उस तैयारी के साथ उनको बताना चाहिए था। ये सब चीज़ें आप तब बताएंगे जब मुख्यमंत्री को खुद स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों की समझ हो। चलिए, नहीं है तो आपके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है अधिकारियों का जो आपको समझाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर चर्चा तो इन लोगों पर होनी चाहिए, इन चीज़ों पर होनी चाहिए, हेल्थ से, एजुकेशन से जुड़े हुए मुद्दों पर, और कैग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उसके वही आरोप प्रत्यारोप और हंसी मजाक, और उसके बाद में मंगलवार को ख़त्म हो जाता है, फ्राइडे की शाम को शुरू होगा और मंगलवार तक ख़त्म, शनि इतवार की छुट्टी होगी, बस फर्ज पूरा हो गया। तो इन स्थितियों को बदलना चाहिए, सदन का समय बढ़े और उसमें गंभीर चर्चा हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी है। पर ये कंक्लूजन नहीं, कंफ्यूजन पे खत्म हो गया है। नो क्लैरिफिकेशन, नो कंक्लूजन, ओनली कंफ्यूजन। अगर लास्ट में अगर चर्चा ही करें तो राम कुमार गौतम जी के ऐसे शब्दों में ऐसा क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया। और मैं ये कहता हूँ अगर वो रिकॉर्ड में रह जाते तो क्या होता? प्रधानमंत्री ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मोदी जी ने, जब चुनाव हो गए थे, कि अब जो आरोप प्रत्यारोप थे, गाली गलौज थी, हमने खूब दिए एक दूसरे को, और वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए और हमें पुनर्निर्माण में लगना चाहिए। तो हो गया बस बहुत जो कुछ होना था। कांग्रेस को आप 3 बार सत्ता साला घटा के सजा दे चुके। लेकिन एक बात बताइए, राम कुमार गौतम जी किसी दर्शक का ही कमेंट था, राम कुमार गौतम जी पहले बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर जेजेपी में आए, फिर वो बीजेपी में आए, तो बोले जहाँ जहाँ गए वो वहाँ उनका झंडा बुलंद करते गए वो। तो अभी राम कुमार गौतम जी के इस एहसान का जो सरकार तीसरी बार बनवाई है इन्होंने,
रामकुमार गौतम जी ने ही बनवाई है ये सरकार, तो इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगी बीजेपी? देखिए, एक वैल्यू होती है न्यूसेंस वैल्यू, कि कोई आदमी खड़ा होकर अजीब सी बात कर देगा जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो पूरी कितनी गंभीर चर्चा आपने की हो, चर्चा में वही रहेगा जिसने वैसी बात की थी, उल्टी सी बात, है ना। तो एक न्यूसेंस वैल्यू होती है, एक मीनिंगफुल वैल्यू होती है। तो हमें सदन में कम से कम ऐसी चीज़ें होने जिनमें सार्थकता हो, कुछ स्टफ हो। न्यूसेंस वैल्यू के पे हम सारी चर्चा करते रहेंगे। उसकी रामकुमार गौतम जी मेरे ख्याल से उन्होंने घोषित तो नहीं किया अंतिम चुनाव अपना, ना वो नहीं करेंगे जी, है ना। हाँ, तो एक तो उन्हें अभिशाप देना, श्राप देना और बीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, अपनी भाषा को बदल के अब समय है उनके पास में कि थोड़ी गंभीर बातें भी कर लें। कुछ हमारे दर्शक साथियों ने पिछले वीडियो पे लिखा था वो हरियाणा का सबसे ईमानदार मुख्य वो हैं विधायक हैं। अच्छी बात है, तो मुझे तो पता नहीं। और एक साथी ने तो बहुत ही अलग सा ही कमेंट कर रखा था कि हो क्यों ना गौतम जी भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं। वाह। तो देखिए, सबसे ईमानदारी के नाम पर तो लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र होता है, हाँ, भारतीय राजनीति में, या गुलजारी लाल नंदा का होता है, या हरियाणा में बंसीलाल जी का होता है। हाँ, तो अब उनका कोई जाति से ईमानदारी का कोई लिंक तो है नहीं। कर्पूरी ठाकुर भी बहुत ईमानदार आदमी थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, और उनके फादर तब भी हजामत करने जाते थे लोगों की। चीफ मिनिस्टर का बाप अपने गांव के जमींदारों के यहाँ, जो कृषक जातियाँ थी, उनकी हजामत करने अपना सामान लेके जाता था। आप कल्पना करके देखिए। वो हरियाणा, उनके काफी किस्से मैंने कवर किए हैं, बलबीर ग्रेवाल चीजों का जैसे। कोई लिंक नहीं है। कि मधु कोड़ा है, भ्रष्टाचार में बड़े लिप्त रहे, निर्दलीय विधायक थे, मुख्यमंत्री बने, उनके बाप को के पास कुछ भी नहीं था, वो बेचारा मजदूर था, लेकिन वो भ्रष्ट हुए, भ्रष्टाचार बना। तो भ्रष्टाचार है, ईमानदारी का, इन चीज़ों से कोई लिंक नहीं है। ये आदमी के अपने जमीर और उसके व्यक्तित्व की पहचान है, कैसे होती। तो किसी भी बिरादरी में बहुत ईमानदार लोग हो सकते हैं, सब जगह हैं, और कई जगह वो ऐसे भी होते हैं जो बिरादरी का, समाज का नाम ही डुबो देते हैं। तो इस तरह के कमेंट अगर हमारे कर रहे हैं लोग, तो इस श्रेष्ठता बोध में रहने की आवश्यकता है नहीं। श्रेष्ठ तो इंसान काम से बनता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अब देखिए, दुनिया है, आप देखो, आप अमेरिका में ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, उनके जो दादा थे वो जर्मनी में नाई का काम करते थे, और वहाँ से वो माइग्रेट हुए, और आज उनका बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति। वो बता रहे हैं कि वो उस कानून को भी बदलने जा रहे हैं जो अमेरिका में 2 बार के लिए बाध्य करता है ना। हाँ, वो पुराना कानून है कि कोई आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो वो इसमें भी संशोधन करेंगे, और मंत्री बड़े चुन चुन के रख रहे हैं इस बार वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बोलने वाले लोगों का समय है अभी। ये कुछ भी बोलो, घंटों घंटों बोलो। ये ट्रम्प टाइम है इतिहास का ट्रम्प टाइम। तो बहुत सारे ट्रम्प काम कर रहे हैं अभी। हरियाणा में भी कोई ट्रम्प बन जाएगा। तो दोस्तों, ये विधानसभा सत्र पे एक मुकम्मल सा चर्चा जरूरी थी, और पता होना चाहिए आपको कौन से शब्द वहाँ से हटे हैं, और किस बातों का डर हमारे हरियाणा में आज भी पसरा हुआ है, कौन आज भी सुपर पावर है, और कब हरियाणा को चलाने वाले लोग अपने पाँव पे खड़ा होना सीखेंगे। क्योंकि आप 2014 से पर्ची खर्ची, क्या सारी उम्र आप पर्ची खर्ची करते रहेंगे? काम करने का वक्त है, और हरियाणा को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सहयोगी, उन पूरा पक्ष विपक्ष सारे मिलकर हरियाणा को आगे लेकर जाएं तो बेहतर रहेगा। जुड़े रहिए दोस्तों। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी पुराने हैं, वो अपनी दोस्ती हमेशा हमारे साथ बरकरार रखें, बनाए रखें, और अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहिए। और जो साथी आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, वो आर्थिक योगदान भी चैनल को दे सकते हैं, ताकि हम इसी तरीके से बिना निर्बाध रूप से आप तक जानकारियाँ पहुँचाते रहें। क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सरकार बहुत कुछ छिपाती है, और सरकार बहुत कुछ छिपाने में सफल हो जाती है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उन चीज़ों को आपके सामने आपको बताएं, लेकर आएं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।